हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे चैप्टर 12 क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हम पहले कर चुके हैं। 11th चैप्टर जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ये जो चैनल पर चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत ही क्रिस्प है, निचोड़ है एनसीईआरटी का, और सारे इम्पोर्टेंट कवर करके पॉइंट्स इसको लाया गया है। लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद आ रहा है इस चैनल पर पढ़ना और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस चैप्टर के टॉपिक को हम डिटेल में लेकर के आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक है पहले हम ये जान लेते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं। सेकंड, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में क्या इसके यूजेस हैं। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज है। और नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज मतलब बायोटेक्नोलॉजी यूज करने से ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है उससे मॉडिफाई हो जाते हैं। तो इससे क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी का। पहला एरिया क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो एनिमल है, उसके अंदर बेस्ट कैटलिस्ट प्रोड्यूस करना प्योर एंजाइम की फॉर्म में। और फिर उसके बाद क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, कि वो कैटलिस्ट कैसे एक्ट कर सके उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करना। ठीक है। और इसका थर्ड है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस होती हैं कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए इंसुलिन बन रहा है, तो उसके बनने से लेकर के उसके प्यूरिफिकेशन से लेकर के मार्केट तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। तो उसके बाद उसकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करके उसे प्यूरिफाई करके कंपाउंड को मार्केट के अंदर लाना। तो ये 3 बेसिक क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च हो रहा है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी को किस लिए इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि हम ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। बेसिकली सारी चीज़ें ह्यूमन की इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि हम जो है ह्यूमन जो है बेसिकली सुपीरियर ऑर्गन बीइंग है। तो सुपीरियर बीइंग है क्योंकि वो इसलिए सारी चीज़ें ह्यूमन के चारों तरफ घूमती हैं, और उनकी ही क्वालिटी को, उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ऐसी कंडीशन थी जिसे भुखमरी की कंडीशन बोलते हैं, यानी कि हमें ना इंपोर्ट करके मंगाना पड़ा था गेहूं, ठीक है, वीट भी, जिसमें पार्थेनियम ग्रास मिलाकर भेज दी थी, है ना। तो ये आजकल चैलेंज भी है, पार्थेनियम ग्रास के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इससे पोलन एनर्जी होती है। ठीक है। तो उस समय पे हमें इंपोर्ट करना पड़ा था, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन आई। ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने किया जो केमिकल्स हैं उनका यूज, एग्रोकेमिकल बेस्ड, हमने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की। तो उसके प्रभाव से, कि जो केमिकल्स हम यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजर्स हम जो यूज कर रहे थे, उनकी वजह से एकदम से ना हाइक आया प्रोडक्शन में। हाइक आया प्रोडक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। और प्रोडक्शन बढ़ गया तो उस, जब प्रोडक्शन बढ़ा सारी चीज़ों का, क्रॉप वगैरह का, तो उसको ही हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन इस एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से क्या हुआ कि कुछ समय तक तो हमें मिला, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो फील्ड खराब हो गया बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल। ठीक है। तो वो ज़्यादा फर्टिलाइजर मांगने लगे। दूसरा, जो ये फर्टिलाइजर होते थे, केमिकल फर्टिलाइजर, ये बहुत कॉस्टली होते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अब कॉस्टली होते हैं तो इतनी हमें प्रोडक्शन नहीं मिलती जितनी कॉस्ट में खर्च हो जाते हैं। दूसरे इनसे जो केमिकल रिलीज होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और वो भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट थे। इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन के होने के बावजूद भी, हमें अच्छी प्रोडक्शन मिलने के बाद भी, फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड के यूज से हमें ज़रूरत पड़ी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। अभी बात करेंगे, हमें बायोटेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा
जो एग्रीकल्चर हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये अच्छी तो होती है, लेकिन इसमें जो फार्मर को जो यील्ड मिलती है वो बहुत कम यील्ड होती है। इतनी कम यील्ड होती है कि कभी कभी तो उसका खर्चा भी नहीं निकलता है इस यील्ड से। हालांकि अब ऑर्गेनिक मार्केट बन गई हैं जहाँ पे ये चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो वहाँ पर कुछ जो किसान मार्केट का सामान ऑर्गेनिक फॉर्म में लेके आते हैं उनको अच्छा रेट मिलने लगा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक करते हैं एग्रीकल्चर और उन्हें अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलती है, और ना ही अपनी जो फसल है, जो अपनी यील्ड उनको मिल रही है, उसका कॉस्ट अच्छा मिलता है। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब देखो इसकी तरफ गवर्नमेंट और किसान क्यों मुड़ना चाहता है, क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड है वो अल्टर्ड ऑर्गेनिज्म है, अल्टर्ड क्रॉप है। अल्टर्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप टेलर के पास जाते हो, टेलर के पास आप गए, आपने टेलर के पास, अगर आप अपना सूट सिलवा रहे हो टेलर के पास, या तो आप अपना